से दूर नहीं रखती थी, लेकिन अब वह सीधा घर पर ही छोड़ गई थी। इसके बाद शियू यान ने फोन चार्ज करने की तैयारी की ताकि देख सके कि क्या फोन से अपनी बहन का कोई सुराग मिल सकता है। लेकिन जैसे ही वह जमीन पर पड़ी चार्जिंग केबल उठाने लगी, उसने फर्श पर एक बड़ी फफूंदी लगी छाप देखी। अभी वह कुछ समझ नहीं पाई थी कि अचानक दरवाजे के बाहर से दस्तक सुनाई दी। पूछने पर पता चला कि सामने नीचे की मंजिल फ्लैट 504 में रहने वाला पड़ोसी ओप्पा था। इस बार वह आया ताकि शियू यान को घर में शांत रहने के लिए टोक सके। हालांकि शियू यान ने उसे समझाने की कोशिश की कि पिछले कुछ दिनों से घर में कोई नहीं था, इसलिए शोर उनके यहाँ से नहीं आ सकता, लेकिन ओप्पा ने उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनी। उसकी बेहद ठंडी थी और उसने धमकी दी कि अगर फिर से शोर हुआ तो वह उसका मुंह फाड़ देगा। ओप्पा के जाने के बाद शियू यान ने देखा कि गलियारे के अंत में एक लंबी बालों वाली औरत खड़ी है और वह वहाँ बिल्कुल भी नहीं हिल रही थी। यह देखकर शियू यान के रोंगटे खड़े हो गए और उसने तुरंत दरवाजा बंद कर लिया। मोबाइल चार्ज होते ही शियू यान ने बहन का फोन खोलने की कोशिश की, पर पासवर्ड गलत निकला। अगले दिन शियू यान गेट पर पहुंची और सुरक्षा गार्ड से मिली। उससे पूछा क्या उसने हाल ही में उसकी बहन को देखा है। सुरक्षा गार्ड ने बताया कि कुछ समय पहले शोर शराबे की समस्या लेकर उससे मिलने आया था, लेकिन हाल ही में उसे देखे हुए समय हो गया है। कोई नतीजा न निकलने पर शियान ने सुरक्षा गार्ड से 504 वाले ओप्पा के बारे में बात की। बताया कि वह उन्हें परेशान करता है। गार्ड ने शियान को बताया कि ओप्पा भी शोर शराबे से परेशान है और उम्मीद जताई कि वह उसकी स्थिति को समझे। फिर उसने यूं ही एक बात जोड़ दी कि चूंकि यह 604 नंबर का अपार्टमेंट है, इसलिए सोसाइटी के निवासी इस पर खास ध्यान देते हैं। जैसे ही सुरक्षा गार्ड 604 में पहले क्या हुआ था ये समझाने की तैयारी कर रहा था, एक आंटी घबराई हुई उसके पास आई और बताया कि बेसमेंट में तेज बदबू आ रही है और उसने गार्ड से तुरंत जांच करने को कहा। जैसे ही सुरक्षा गार्ड ने बेसमेंट का दरवाजा खोला, एक तेज बदबू उनके सिर तक पहुंच गई और उन्हें बेहोश कर दिया। सुरक्षा गार्ड ने समझाया कि 10 साल पहले से ही कुछ कम समझदार निवासी अपना कचरा यहाँ फेंकते आ रहे हैं और समय के साथ यह जमा होकर आज की यह हालत बन गई है। निवासियों को कचरा इधर उधर फेंकने से रोकने के लिए सुरक्षा गार्ड ने बताया कि उसने बेसमेंट का दरवाजा बंद कर दिया है, लेकिन फिर भी कुछ निवासी सुविधा के लिए खिड़की से ही कचरा अंदर फेंक देते हैं। अगर इन कचरों को साफ करना हो तो इसमें करोड़ों कोरियाई वॉन खर्च होंगे। अपार्टमेंट का कोई भी निवासी खर्च उठाने को तैयार नहीं है। मामला अधूरा ही रह गया। कुछ दिनों बाद सू योन ने अपनी बहन को ढूंढने के लिए ज्यादा समय निकालने के मकसद से अपनी नौकरी छोड़ दी और वापस घर आकर रहने लगी। उस दिन संयोग से सू योन का जन्मदिन भी था। सू योन मेज पर रखी किमची को देख रही थी और उसके दिमाग में अपनी छोटी बहन की याद आ गई। उसकी बहन जानती थी कि सू योन को किमची बहुत पसंद है, इसलिए हर बार उसके जन्मदिन पर वह किमची बनाती थी। लेकिन इस साल के जन्मदिन पर उसकी बहन उसके साथ नहीं थी। इसी समय सू योन को कुछ याद आया और उसने अपनी जन्म तिथि का इस्तेमाल कर बहन का मोबाइल अनलॉक करने की कोशिश की। हैरानी की बात है कि पासवर्ड उसकी जन्म तिथि ही थी। मोबाइल खोलने के बाद उसे उसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग्स मिली। उसने एक रिकॉर्डिंग चला दी और 2 सेकंड सुनने के बाद एक तेज धमाके की आवाज आई। चूंकि सू योन ने हियरिंग एड पहना हुआ था, वह एक पल के लिए समझ नहीं पाई कि आवाज ऊपर की मंजिल से आई थी या मोबाइल से। देर बाद सू योन अपने बेडरूम में लौट आई और रिकॉर्डिंग सुनना जारी रखा। जब उसने अपनी छोटी बहन की शिकायत आवाजें सुनी, सू योन को एहसास हुआ कि उसकी बहन कितनी टूट चुकी थी। इसके बाद सू योन ने रिकॉर्डिंग में किसी और की आवाज सुनी, पर वह कभी साफ नहीं सुन पाई कि वह क्या कह रहा था। सू योन को महसूस हो रहा था कि वह आवाज उसके बिल्कुल पास है। उसने चारों ओर देखा, पर उसे असामान्य नहीं दिखा। अगले पल उसे अपने कानों के पास अपनी छोटी बहन की आवाज सुनाई दी, जिससे वह डर कर तुरंत अपना मोबाइल फेंक दिया। कुछ देर बाद फिर से डोरबेल बजी। इस बार सू योन ने सुना कि दरवाजे के बाहर से आ रही आवाज उसकी बहन की थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसकी बहन एक बात दोहरा रही थी। सू योन को गड़बड़ महसूस हुई। उसने दरवाजा खोलने का फैसला नहीं किया। वह जिज्ञासावश दरवाजे की झिल्ली से बाहर देखने लगी। सामने वाले की पुतलियां काली थीं। साफ था वह उसकी बहन नहीं थी। तुरंत बाद अजीब सी दांत पीसने की आवाज फिर सुनाई दी और उसके साथ कान फाड़ देने वाला शोर भी था। सू योन यह यातना सहन नहीं कर पाई। वह जमीन पर बैठ गई और काफी देर तक उठ नहीं सकी। अगले ही पल वह अचानक नींद से चौंक कर जाग गई, लेकिन सू योन अब भी तय नहीं कर पा रही थी कि अभी अभी जो हुआ वह हकीकत था या सपना। कुछ ही देर बाद सी पापा घर आकर सू योन से बात करने आए। तब पता चला कि सी पापा उसकी बहन के प्रेमी हैं। दोनों पिछले 6 महीने से चुपचाप देख रहे थे, लेकिन अब कई दिनों से बहन से संपर्क नहीं हो पाया है, इसलिए वह सू योन से मदद मांगने आया है। इसलिए दोनों स्थानीय प्रशासन कार्यालय पहुंचे, जहां जिम्मेदार व्यक्ति से पता चला कि कुछ महीने पहले 604 नंबर अपार्टमेंट की महिला मालिक ने शोर शराबे की शिकायत की थी, भूत देखने भी कही थी। कुछ दिनों बाद उसके घर से एक तेज बदबू आने लगी। तब पता चला कि महिला मालिक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। शियान ने यह सब सुनने के बाद अपने दिमाग में कल्पना की कि वह घर पर खाना खा रही है, जबकि उसी घर में कभी एक फांसी लगी लाश थी और वह तुरंत सिहर उठी। इसके बाद शियान के पिता उसके साथ घर लौटे। इस बार दरवाजे पर एक बड़ा नोट चिपका था, जिसमें शियान को घर में शांत रहने की हिदायत दी गई थी। शियान को लगता है यह जरूर नीचे 504 वाले ओप्पा ने किया है। फिर शी पापा ने छोटी बहन के लिए गुमशुदगी का नोट बनाना शुरू किया। दूसरी ओर शियान को पुलिस का फोन आया, जिसमें पूछा गया क्या शियान को हाल ही में कोई नई जानकारी मिली। शियान ने ओप्पा की बात पुलिस को बताई और वह मानती है कि उसकी बहन की गुमशुदगी का ओप्पा से कोई संबंध है, लेकिन कोई ठोस सबूत न होने के कारण पुलिस सामने वाले को गिरफ्तार नहीं कर सकती। शियान को पुलिस से पता चला कि अपार्टमेंट के पास एक सीसीटीवी कैमरा है, लेकिन देखने के बाद पता चला कि उसकी बहन अपार्टमेंट से बाहर गई नहीं थी। शियान का मानना है कि उसकी बहन का मोबाइल और पर्स दोनों घर पर है और वह कभी अपार्टमेंट से बाहर गई नहीं। शायद उसे 504 नंबर वाले ओप्पा के घर में छुपा दिया गया है।
उसने पुलिस से ओप्पा की गहराई से जांच करने की गुहार लगाई, लेकिन पुलिस सिर्फ अंदाजे पर कार्रवाई नहीं कर सकती। सबूत न होने पर ओप्पा के घर की तलाशी नहीं ली जा सकती। कुछ देर बाद दरवाजे की घंटी बजी और आने वाला ओप्पा ही था। तब शियान के पिता आगे बढ़कर उससे बातचीत करने लगे, जबकि शियान एक तरफ छुपकर चुपचाप सब देख रही थी। जब शियान के पिता ने दरवाजा खोला, ओप्पा ने देखा सामने एक आदमी है। तुरंत उसका चेहरा बदल गया। फिर भी उसने अंदर एक नजर डाली। जाहिर उसे एहसास हो गया शियान इस वक्त घर पर है। इसके बाद ओप्पा ने उनसे विनती की कि वे घर में शांति बनाए रखें। वह बिना किसी भाव के मुड़कर चला गया। 504 नंबर फ्लैट के दरवाजे पर लौटने के बाद ओप्पा ने छुपा हुआ चाकू निकाल लिया। ऐसा लग रहा था कि शोर शराबे के कारण उस पर इतना दबाव आ गया है कि वह धीरे धीरे अपना आपा खो रहा है। कुछ ही देर बाद सुयन ने अपनी छोटी बहन की तलाश के लिए हर जगह पोस्टर लगाना शुरू कर दिया। इसी दौरान उसने देखा कि एक छोटा लड़का लगातार बेसमेंट की खिड़की को घूर रहा है। जिज्ञासु सुयन भी नीचे झुककर देखने लगी। थोड़ी ही देर में वह छोटा लड़का वहाँ से उठकर चला गया। सुयन ने यह देखने के लिए कि आखिर वह क्या चीज है, टॉर्च जलाकर पास से देखने लगी। इसी समय 804 नंबर अपार्टमेंट में मेई आंटी अचानक उसके पीछे आ गई। मेई आंटी ने सुयन को याद दिलाया कि सोसाइटी में लापता व्यक्ति के पोस्टर न लगाए, क्योंकि इस साल सोसाइटी में पुनर्निर्माण के लिए महत्वपूर्ण बैठक है। सोसाइटी के अध्यक्ष बदनामी या विवाद को रोकना चाहते हैं। अगर कोई बदनामी या अफवाह फैलती है तो पुनर्निर्माण की मंजूरी मिलना मुश्किल होगा और फ्लैटों की कीमतें भी गिर सकती हैं। घर लौटने के बाद सुयन अपनी छोटी बहन की तलाश वाले पोस्टर को देखती रही। इसी समय सुयन अपनी छोटी बहन की तलाश वाले पोस्टर को देखती रही। इसी समय दरवाजे का ताला अचानक खुल गया और हैरानी की बात थी कि अंदर आने वाली वही बहन थी जो कई दिनों से लापता थी। सुयन ने नहीं सोचा, तुरंत दौड़कर अपनी बहन को गले लगा लिया, लेकिन बहन ने उसे धक्का देकर अलग कर दिया और सीधे अपने कमरे में चली गई। सुयन अपनी बहन से पूछना चाहती थी कि वह कहाँ थी, लेकिन जब वह कमरे में गई तो उसने देखा कि वहाँ कोई नहीं था। मैं सोच रहा था कि मुझे लिविंग रूम से शोर सुनाई दिया। ये सुयन के लिए एक और दुःस्वप्न साबित हुआ। वह सदमे से राहत पाने के लिए पानी पीने के लिए रसोई घर में गई, लेकिन अचानक उसे बालकनी में एक आकृति दिखाई दी। सुयन भागना चाहती थी, लेकिन ओप्पा उसके घर के दरवाजे पर आ गया और बार बार पासवर्ड डालने की कोशिश कर रहा था। अब सुयन न आगे बढ़ सकती है न पीछे हट सकती है। अच्छी बात यह थी कि बालकनी पर दिख रही रहस्यमय परछाई गायब हो चुकी थी, इसलिए उसने रसोई से एक चाकू उठाया और बिना हिचकिचाए बालकनी की ओर बढ़ गई। सुरक्षा की पुष्टि करने के बाद उसने डोर आई से बाहर झांककर ओप्पा को देखा। वह जा चुका था। अब जाकर सुयन ने राहत की सांस ली। इस समय ओप्पा शोर से परेशान और टूट चुका था। वह एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर जाकर शोर करने वाले को ढूंढ रहा था। जल्द ही ओप्पा का धैर्य जवाब दे गया और वह गलियारे में खड़े होकर गुस्से में चिल्लाने लगा। ठीक उसी समय जब ओप्पा मुड़ा, उसने देखा कि दरवाजे के ऊपर दाईं ओर कोई उसे घूर रहा है। इसी वक्त गलियारे की सेंसर लाइट अचानक जल उठी तो ओप्पा जिज्ञासावश मुड़कर देखने लगा। ओप्पा भागते हुए बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। गलती से कांच से टकरा गया, जिससे वह खिड़की से नीचे गिरकर मर गया। अगले दिन सुबह जब उजाला हुआ तो डरी सुयन ने पुलिस की सायरन की आवाज सुनी और नीचे जाकर देखा। तब उसे पता चला कि मृतक ओप्पा था। पहले सुयन से फोन पर संपर्क करने वाले पुलिस वाले उसके पास आए तो सुयन ने तुरंत पुलिस को बताया कि मृतक 504 नंबर फ्लैट का निवासी है और पुलिस से अनुरोध किया कि वे उसके घर जाकर तलाशी लें कि कहीं उसकी छोटी बहन का कोई सुराग मिले। लेकिन पुलिस पहले ही ओप्पा के घर की जांच कर चुकी थी और सब कुछ सामान्य पाया गया। वहाँ किसी के छुपे होने के कोई निशान नहीं मिले। पुलिस को लगा कि सुयन अपनी बहन की गुमशुदगी के कारण मानसिक रूप से परेशान हो गई है और उन्होंने सुयन को चेतावनी दी कि वह दूसरों पर शक न करे। इसी समय सोसाइटी के अध्यक्ष भी सुयन के पास आ गए और उसे कहा कि वह बेवजह हंगामा न करे और सोसाइटी की प्रतिष्ठा को नुकसान न पहुँचाए, वरना वे उसे बख्शेंगे नहीं। उसने यह भी कहा कि 604 नंबर अपार्टमेंट पागल जैसा हो जाता है। यहाँ तक कि उसने कहा कि 604 के ऊपर और नीचे लोग सामान्य नहीं है। सुयन को अध्यक्ष की बातें समझ नहीं आया, इसलिए वह 804 अपार्टमेंट गई और मेई आंटी से मिली। इसी समय एक छोटी लड़की उसके पीछे से दौड़ती निकल गई। मेई आंटी ने समझाया कि वह उसकी शरारती बेटी है। मेई आंटी से पता चला कि पहले 704 नंबर में रहने वाली महिला को हमेशा शक था कि उसके घर से शोर आ रहा है। मेई आंटी से बदला लेने के लिए वह कुर्सी पर खड़ी होकर तवे से लगातार छत पर मारती रहती थी ताकि जैसे को तैसा कर सके, लेकिन उसने सोचा नहीं था कि उसकी कुर्सी की आवाज उस समय 604 नंबर में रहने वाले आदमी को परेशान कर देगी। गुस्से में आकर वह आदमी 704 नंबर के घर में घुस गया और हथौड़े से उस महिला का चेहरा बुरी तरह कुचल दिया। जब आदमी को होश आया, उसे पता चला कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है और आखिरकार वह घबराकर वहां से भाग गया। हालांकि उस समय महिला मरी नहीं थी। मरने से पहले वह लगातार दीवार और फर्श पर मदद के लिए दस्तक देती रही और उसके मुंह से दांत पीसने की आवाज भी आती रही, लेकिन निवासियों ने सोचा कि यह सिर्फ शोर है, इसलिए किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। जब महिला की लाश मिटी तो निवासियों को डर था कि पुनर्निर्माण की मंजूरी नहीं मिलेगी, इसलिए उन्होंने एकमत होकर इसे छुपाए रखने का फैसला किया। और जो आदमी पहले 604 नंबर फ्लैट में रहता था वह तभी से गायब हो गया। किसी को उसकी कोई खबर नहीं। इसके बाद सुयन ने मेई आंटी से पूछा, अब 704 नंबर फ्लैट में कौन रहता है? हर दिन वहाँ से अजीब आवाजें आती है जिन्हें सहना मुश्किल है। लेकिन मेई आंटी ने बताया कि 704 नंबर फ्लैट की महिला की मौत के बाद से वह घर खाली रहा है। यह सुनकर सुयन के चेहरे पर हैरानी छा गई। घर लौटने के बाद सुयन ने देखा कि उसके घर के दरवाजे पर एक नोट चिपका हुआ है, जिससे वह और हैरान हो गई। वह हमेशा सोचती थी कि ये सब 504 नंबर फ्लैट के ओप्पा की हरकत है, लेकिन अब जब ओप्पा मर चुका है तो नोट चिपकाने वाला कोई और।
लेकिन अजीब बात यह थी कि नोट पर कुछ भी नहीं लिखा था। जब उसने नोट को फाड़ा तो देखा कि दरवाजे पर खून से खुदे हुए थे, जिसमें शुयेन को नरक में जाने का श्राप दिया गया था। अगले दिन शुयेन फिर से सोसाइटी में अपनी छोटी बहन बांट रही थी। उसी समय सोसाइटी में पुनर्निर्माण की बैठक चल रही थी। अध्यक्ष ने अपनी भलमनसाहत दिखाने के लिए 504 नंबर फ्लैट के ऊपर शोक व्यक्त किया, लेकिन जब शुयेन भीड़ से गुजरी तो उसने देखा कि उसकी छोटी बहन की तलाश का पोस्टर किसी के पैरों तले कुचला जा रहा है। एक आग जिसमें दर्द और गुस्सा मिला था उसके दिल में भड़क उठी और उसकी उंगलियां कांपने लगी। उसने अध्यक्ष का माइक छीनकर चिल्लाया कि उसकी बहन इस सोसाइटी से रहस्यमय तरीके से गायब हो गई है। उसे परवाह नहीं कि वह उसे फिर से देख पाएगा या नहीं, वो बस अपनी रहस्यमय तरीके से गायब हुई बहन को ढूंढना चाहता है। अध्यक्ष ने शुयेन को बोलने से रोकने के लिए तुरंत उसके सामने आकर उसे चुप रहने के लिए कहा। इसके बाद दोनों में तीखी बहस हो गई। यह देखकर निवासियों ने तुरंत उन्हें अलग कर दिया, लेकिन शुयेन हार मानने को तैयार नहीं थी। वह चिल्लाती रही और कहती रही कि उसकी बहन को किसी ने इसी सोसाइटी में छुपा रखा है। इसी समय शी के पिता ठीक उसी सोसाइटी में आ पहुंचे। यह दृश्य देखकर वे शुयेन को वहां से ले गए। शी के पिता ने शुयेन को बताया कि उनकी जांच के अनुसार सीसीटीवी में 604 नंबर फ्लैट में रहने वाले आदमी के अपार्टमेंट छोड़ने का कोई फुटेज नहीं मिला। इसका मतलब है कि 604 का वह आदमी शायद अब भी सोसाइटी के अंदर ही छुपा हुआ है। इसी समय शुयेन को अचानक बेसमेंट की याद आई, क्योंकि बहुत बदबू थी, इसलिए वे ढूंढने नहीं गए थे। दोनों ने बदबू की परवाह किए बिना कचरे के ढेर में तलाश शुरू कर दी। इसी समय शी के पिता कैमरा लेकर अचानक एक कोने में एक परछाई देख लेते हैं। शी के पिता ने मोबाइल निकालकर पुष्टि की, जमीन पर लेटा हुआ व्यक्ति वही 604 वाला आदमी है। जब वे यह जांचना चाहते थे कि वह आदमी जिंदा है या नहीं, तभी उनके कानों में एक तेज और कर्कश आवाज गूंज उठी। अगले ही पल उस आदमी का सिर लुढ़कता हुआ शी के पिता के पैरों के पास आ गिरा। दूसरी ओर शियान को पता नहीं चला। वह शी के पिता से मिलने गई, लेकिन उसने देखा कि शी के पिता अजीब बर्ताव कर रहे हैं। शियान देखने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन एक तेज और कर्कश शोर उसके कानों में गूंज उठा, जिससे वह असहज हो गई। इसके बाद उसने देखा कि शी के पिता का शरीर अचानक कांप गया, जिससे शियान घबराकर पीछे हट गई। अगले ही पल शी के पिता तेजी से शियान की ओर झपटे और उसे जमीन पर धक्का दे दिया। शियान चाहे जितना चिल्लाई, शी के पिता पर कोई असर नहीं हुआ। शी के पिता की आंखों में खून खराबा झलक रहा था, जैसे उन पर भूत का साया हो। इसी दौरान शियान ने पास पड़ी एक पत्थर उठाकर शी के पिता के सिर पर दे मारी, जिससे वह मुश्किल से बच पाई। इसके बाद वह जल्दी से सीढ़ी के सहारे ऊपर चढ़ने लगी, लेकिन शी के पिता ने पीछे से उसके दोनों पैरों को पकड़ लिया। ठीक इसी नाजुक मौके पर सोसाइटी के अध्यक्ष अचानक आ गए और शियान को सफलतापूर्वक बचा लिया। जब वह होश में आई तो खुद को प्रॉपर्टी ऑफिस में पाया और उसके घावों की पट्टी भी हो चुकी थी। जब उसे पता चला कि उसे बचाने वाला सोसाइटी का अध्यक्ष था, तो वह कुछ हैरान रह गई। अध्यक्ष ने बताया कि वह उस समय बस दिशाशी से गुजर रहे थे और शियान को देखकर उन्होंने उसे सहजता से बचा लिया। फिलहाल पुलिस को बुलाकर दिशाशी की जांच करवाई जा रही है। अध्यक्ष ने उसकी जान बचाई। इस बात को देखते हुए शियान का रवैया भी बदल गया है। इसके बाद वह अध्यक्ष से बातें करने लगी। उसने बताया कि इस सोसाइटी में अब तक उसने सिर्फ 2 बच्चों को देखा है, एक अध्यक्ष का बेटा और दूसरा 804 नंबर फ्लैट की मेई आंटी की बेटी। लेकिन अध्यक्ष ने यह सुनकर अविश्वास से भरा चेहरा बना लिया। सच्चाई जानने के बाद शियान बेहद हैरान रह गई। उसे तो याद है कि उसने हर घर में एक छोटी लड़की को देखा था। इसी समय शियान को पुलिस का फोन आया। जब वह बेसमेंट के दरवाजे पर पहुंची तो डर के मारे देखा कि वेस्ट डैड की तो मौत हो चुकी थी। शियान ने पुलिस को बताया कि उसने बेसमेंट में एक लोहे का दरवाजा देखा था। उसे शक है कि शायद उसकी बहन वहीं छुपी हो, लेकिन पुलिस ने कहा कि उन्होंने पहले ही तलाशी ले ली है, वहाँ अंदर कोई लोहे का दरवाजा है ही नहीं। पुलिस का मानना था कि शियान के मानसिक आघात के कारण उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई है और उन्होंने सख्ती से शियान को चेतावनी दी कि वह दोबारा बेसमेंट में न जाए। लेकिन शियान कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहती थी, इसलिए वह अकेले ही बेसमेंट में चली गई। अंदर उसे अपनी बहन का कैमरा मिला, जिसमें एक वीडियो में उसकी बहन 804 नंबर कमरे की ओर जाती दिख रही थी। देखा गया कि 804 के कमरे में कई जैन लव डिवाइस रखे हुए थे। साफ था कि शोर शराबा 804 की मेई ने ही किया था। इसके बाद वीडियो में एक और अजीब दृश्य था। मेई अपनी माँ की आवाज में बात कर रही थी, लेकिन वीडियो में मेई के अलावा कोई और दिखाई ही नहीं दे रहा था। यह सुनकर छोटी बहन को तुरंत मेई के खतरनाक होने का एहसास हो गया, लेकिन अब भागने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। मेई ने अपनी छोटी बहन को जमीन पर धक्का दे दिया, फिर एक कप से जोर से उसकी सिर पर वार किया। अब शुयेन को आखिरकार एहसास हुआ कि इन सब की असली गुनहगार मेई ही है। इसी वक्त शुयेन ने एक हल्की आवाज सुनी। आवाज के स्रोत का पीछा करते हुए शुयेन ने तहखाने के कोने में अपनी बहन की परछाई देखी। छोटी बहन की हालत नाजुक थी, वह मरने के कगार पर थी। शुयेन अपनी बहन को लेकर निकल गई, लेकिन मेई पहले से ही तहखाने के बाहर दोनों बहनों का इंतजार कर रही थी। इसके तुरंत बाद मेई मुस्कुराते हुए हाथ में हथौड़ा लेकर उनकी ओर बढ़ने लगी। शुयेन ने जल्दी से लोहे का दरवाजा बंद कर अपनी बहन को लेकर दूसरी दिशा में चल पड़ी, लेकिन एक चक्कर लगाने के बाद भी कोई रास्ता नहीं मिला। मजबूरन शुयेन ने पहले अपनी बहन को छुपा दिया और अकेले ही मेई का सामना करने चली गई। मेई की बातों से पता चला कि 704 नंबर वाले घर की महिला भी उसी के हाथों मारी गई थी, क्योंकि वह महिला कहती थी कि मेई की बेटी घर में इधर उधर भागती है और उसके शोर से वह परेशान हो जाती है। इसी वजह से मेई ने अपनी बेटी को नीचे खेलने भेजा, लेकिन दुर्भाग्यवश एक दुर्घटना हो गई और वह डिलीवरी वैन से टकराकर मर गई। मेई ने दोष 704 नंबर वाले घर की महिला पर ही डाल दिया।
मई धीरे धीरे शुयेन की ओर बढ़ी, उसे मारने के इरादे से। शुयेन ने यह देखा तो तुरंत पलटकर भागने लगी और उसने खुद को छुपाने के लिए एक अस्थायी सुरक्षित जगह ढूंढ ली। इसी समय अजीब सी दांत पीसने की आवाज फिर से गूंज उठी और उसके साथ ही एक बेहद तीखी आवाज भी सुनाई देने लगी। यह सब सहन न कर पाने वाली शुयेन ने तुरंत अपनी हियरिंग एड निकाल दी और पूरा संसार एकदम शांत हो गया। अगले ही पल मई अचानक उसके सामने आ गई। सू योन ने इस मौके का फायदा उठाकर जल्दी से भागने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह दरवाजा बंद कर रही थी, मई पीछे से आ गई और उसने सू योन से अपनी जान बचाने की गुहार लगाई। हालांकि सू योन की नजर गलती से 704 की उस औरत से मिल गई, जिससे वह इतनी डर गई कि सिर उठाने की हिम्मत नहीं हुई और आखिरकार उसने मई को बचाने का फैसला नहीं किया। उसने पूरी ताकत लगाकर लोहे का दरवाजा बंद कर दिया और आखिरकार मई ये भी उसी तरह जैसे उस समय 704 नंबर वाले कमरे की महिला ने किया था, अपने हाथों से लगातार लोहे के दरवाजे को पीटती रही ताकि किसी का ध्यान आकर्षित कर सके। लेकिन यह साफ था कि उसकी सारी कोशिशें बेकार थी। अन्य निवासी इसे शोर समझकर अनदेखी कर देते। आखिरकार शियान अपनी छोटी बहन को लेकर बेसमेंट से बाहर निकल गई। कुछ दिनों बाद 704 नंबर वाले कमरे में नया पड़ोसी शियान से मिलने के लिए उपहार लेकर आया। नया पड़ोसी भले ही थोड़ा हैरान था, लेकिन फिर भी उसने 2 उपहार शियान को दिए और कहा कि वह ऊपर के फ्लोर पर जरूर सावधानी रखेगा और कोई शोर नहीं करेगा।